आज का हमारा चैप्टर है सर्वांग समता। क्लास 7 का जो चैप्टर 7 में दिया हुआ है सर्वांग समता के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर्वांग समता क्या होता है, यानी कि सर्वांग समता का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे सर्वांग सम का मतलब क्या होता है। सर्वांग सम, देखिए सर्वांग सम का अर्थ हो गया, जैसे अगर हम कोई भी आकृति ले रहे हैं तो अगर उसी के समान हम एक और आकृति ले लें तो दोनों आकृतियों में जो होती है अगर वो एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के बराबर है, उनका आकार और माप सभी एक दूसरे के बराबर है, तो उन्हें हम लोग बोल सकते हैं कि वे आकृति जो है एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम का हम एक जो है बराबर भी बोल सकते हैं कि सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, बराबर। जैसे अगर हम यहाँ पे एक रेखा ले रहे हैं, इसका मान हम 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं और इसी के आकार का एक और रेखा ले रहे हैं हम, ये भी 3 सेंटीमीटर है, इसको हम ए बी मान लेंगे और इसको पी क्यू मान लेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये भी जो है पी क्यू के बराबर है। अब बराबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बराबर है यानी कि ये एक दूसरे के सर्वांग सम भी है। दूसरा पॉइंट है हमारा सर्वांग समता। सर्वांग समता, सर्वांग सम तो हम समझ गए यानी कि बराबर। अब सर्वांग समता क्या होता है, देखिए सर्वांग समता का मतलब होता है जैसे कोई भी आकृति एक दूसरे के बराबर है तो वे किस माध्यम से बराबर है या किस एंगल से वे एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं, इसी संबंध को हम लोग सर्वांग समता कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक रेखा लिया, इसमें दोनों रेखा की जो लंबाई है एक दूसरे के बराबर है, तो इसमें कौन सा संबंध हो गया, यानी कि ये लंबाई से एक दूसरे के बराबर है। अगर हम यहाँ पे एक वर्ग ले रहे हैं, हमने यहाँ पे एक वर्ग बनाया, अब देखिए ए बी सी और डी, पी क्यू आर एस, हमने ऐसे इसको मान लिया। उसके बाद देखेंगे कि वर्ग में जो होता है, इसमें वर्ग की जो होती है चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो वर्ग में जो होता है इसमें चारों भुजाएं एक दूसरे के समान यानी कि बराबर होता है। तो जैसे वर्ग ए बी सी डी सर्वांग सम वर्ग पी क्यू आर एस है। अब यहाँ पे ये कौन से संबंध से बराबर हुए, यानी कि इसमें जो है सभी भुजाओं की लंबाई जो है दोनों वर्ग के ए बी के बराबर पी क्यू हो गया हमारा, बी सी के बराबर क्यू आर हो गया। ऐसे ही करके इसमें चारों भुजाएं जो है एक दूसरे के बराबर है। अब देखिए इसमें क्या है, लंबाई से बराबर हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, ये आपस में भुजाओं से एक दूसरे के सर्वांग सम यानी कि बराबर हुआ। तो यही संबंध जो होता है सर्वांग समता को दर्शाता है। जैसे कोई भी आकृति किस माध्यम से या किस एंगल से एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं तो उसी के संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांग समता। अब हम यहाँ पे एक वृत्त लेंगे, इसी के आकार का एक और वृत्त ले रहे हैं। अब हमें ये पता नहीं है कि ये सर्वांग सम है या नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक त्रिज्या इसका ले रहे हैं, जैसे इसका त्रिज्या हो गया 1 सेंटीमीटर, तो इसका भी अगर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो गया तो ये वृत्त जो है एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। वृत्त क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, ये त्रिज्याएं से आपस में बराबर हुए। वृत्त में जब त्रिज्याएं समान होगी तो वृत्त एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। अब देखिए हम अपना तीसरा आकृति लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक आयत लेते हैं, ठीक है, आयत ले लिए हम, इसको ए बी सी डी पी क्यू आर और एस से इंडिकेट कर देंगे। उसके बाद देखिए आयत में क्या होता है, सेम इसी प्रकार से जैसे हम यहाँ पे भुजा को बराबर किए, इसमें त्रिज्या बराबर हुआ, उसी तरह आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई बराबर करना पड़ता है। जैसे अगर इसका हम 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं और इसका 2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ जो है ए बी के बराबर पी क्यू है, बी सी के बराबर कौन सा है, क्यू आर है। तो उसी प्रकार डी सी भी हमारा कितना हो जाएगा, आयत में जो होता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ए बी के समानांतर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। पी क्यू के बराबर हो जाएगा एस आर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। फिर क्यू आर के समानांतर हो जाएगा पी एस, तो ये भी कितना सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। फिर बी सी के बराबर ए डी, ये भी 2 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ कि आयत में जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई सभी आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि आयत ए बी सी डी सर्वांग सम है आयत पी क्यू आर एस के।
चलिए अब हम यहाँ पे सर्वांग सम के बारे में भी जान गए, सर्वांग समता के बारे में जान गए। अब हमारा तीसरा टॉपिक है प्रतिबंध। अब हम लोग जानेंगे प्रतिबंध के बारे में। देखिए प्रतिबंध क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे अन्य आकृतियों को बराबर किया, जैसे यहाँ पे रेखा को हमने एक दूसरे के बराबर किया, फिर यहाँ पे वर्ग, वृत्त और आयत, इन सभी आकृतियों को बराबर करने के लिए जैसे हमने एक माध्यम को, जिस संबंध को हमने सर्वांग समता नाम दिया, ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग इन आकृतियों के अलावे त्रिभुज को एक दूसरे के बराबर कर रहे हैं तो उसमें जो वे जिस संबंध से आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबंध बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बराबर करने के लिए उस संबंध को सर्वांग समता बोला, ठीक उसी प्रकार त्रिभुज को बराबर करने के लिए जिस संबंध का हम लोग उपयोग करते हैं, जिसका यूज करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबंध। जैसे यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे दो त्रिभुज बना लिया, ए बी सी और हमारा डी ई एफ, ठीक है। अब देखिए ए बी के बराबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ई, फिर ए सी के बराबर कौन सा हो जाएगा, डी एफ, और ई एफ के बराबर कौन सा हो जाएगा, बी सी। अब इसमें जो है तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, सर्वांग सम है। तो इसमें हम क्या है, जैसे ए बी सी के बराबर त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ है। अब देखिए यहाँ पे जब हम आकृति को बराबर किए तो वर्ग जो है भुजा से बराबर हुआ, वृत्त जो है त्रिज्या से बराबर हुआ, और आयत जो है लंबाई और चौड़ाई से बराबर हुआ, ठीक है। अब त्रिभुज जो है इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, एक दूसरे के बराबर है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, भुजा को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, साइड यानी एस से। तो यहाँ पे जो है पहला साइड हो गया एस, फिर दूसरा साइड एस, फिर तीसरा साइड हो गया एस। अब देखिए ये त्रिभुज जो है आपस में तीनों भुजाओं से बराबर हुआ है, तो इसका प्रतिबंध कौन सा हो गया, एस एस एस, यानी कि साइड साइड और साइड, ये तीनों भुजा फिर भुजा भुजा यानी कि एस एस एस, इसी प्रतिबंध से ये त्रिभुज जो है आपस में एक दूसरे के बराबर है। अब देखिए ये किस माध्यम से बराबर हुए, साइड यानी भुजा से। अब इस माध्यम को हमने क्या बोला, प्रतिबंध, राइट। अब देखिए दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं, पहला प्रतिबंध हमारा हो गया एस एस एस। अब हम दूसरा त्रिभुज अगर ले रहे हैं, जैसे अब हम यहाँ पे दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं, पहला त्रिभुज हो गया ए बी सी, दूसरा हो गया पी क्यू और आर। अब देखिए इसका कोण हम मान लेते हैं 105 डिग्री, फिर इसका कोण 105 डिग्री, राइट। अब हम ए बी के बराबर भुजा किसको ले लेंगे, पी क्यू को ले लेंगे, और बी सी के बराबर किसको ले लेंगे, क्यू आर को। अब देखिए इसमें जो है तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, इसमें दो कोण भी आपस में बराबर है, यानी कि कोण बी के बराबर कौन सा कोण है, कोण क्यू है, और बाकी दो भुजाएं भी आपस में बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर है। अब इसमें कौन सा प्रतिबंध लग जाएगा, तो सबसे पहले हमारा कौन सा भुजा बराबर है, ए बी के बराबर पी क्यू है, यानी कि सबसे पहले इसमें भुजा बराबर हुआ है। फिर उसके बाद क्या है, एंगल यानी कि कोण, तो एस ए से एंगल होता है, एस से साइड होता है, तो पहला साइड हो गया, दूसरा एंगल हो गया, फिर हमारा तीसरा भुजा भी यहाँ पे जो है बराबर हुआ है, बी सी के बराबर कौन सा है, क्यू आर। तो फिर हम लिखेंगे एस, राइट, एस ए एस से, यानी कि इसमें कौन सा प्रतिबंध लगा, दूसरा प्रतिबंध है एस ए एस, यानी साइड एंगल और साइड से ये त्रिभुज जो है आपस में एक दूसरे के सर्वांग सम है। अब देखिए हमारा तीसरा जो है, तीसरा आकृति हम ले रहे हैं, एक और त्रिभुज हम बना रहे हैं, ए बी सी और डी ई और एफ। अब देखिए हम इस कोण को ले रहे हैं 65 डिग्री, फिर इसको ले लिए और कोण ई को भी 60 डिग्री ले लिए। अब कोण डी के बराबर कोण ए है, फिर कोण बी के बराबर कौन सा है, कोण ई है। उस हिसाब से यहाँ पे ए बी और डी ई भी एक दूसरे के बराबर हुआ।
अब हम यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ एक दूसरे के बराबर तो है, लेकिन अब ये किस प्रतिबंध से है, क्योंकि यहाँ पे एस ए एस तो हम देख लिए। अब यहाँ पे जब एक कोण था तो हमने यहाँ पे एक ए लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दो दो कोण आपस में बराबर है, तो हम इस प्रतिबंध के बारे में जानेंगे। जैसे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ है। अब इसमें कौन सा प्रतिबंध हो जाएगा, जैसे सबसे पहले हमारा कौन सा क्या बराबर है, इसमें एंगल बराबर है, तो ए, फिर उसके बाद क्या है, साइड बराबर है, भुजा बराबर है, फिर इसमें कोण बी बराबर है यानी कि एंगल बराबर है, तो ए एस ए से हमारा तीसरा प्रतिबंध क्या हो गया, ए एस ए। अब ये त्रिभुज जो है एक दूसरे में के सर्वांगसम है, तो कौन से प्रतिबंध से है, ए एस ए से। अब हमने यहाँ पे 3 प्रतिबंध पढ़ लिए। पहला प्रतिबंध क्या है, एस एस एस, दूसरा प्रतिबंध क्या है, एस ए एस, और तीसरा हमारा प्रतिबंध क्या है, ए एस ए। एक और प्रतिबंध हमारा जो होता है वो होता है आर एच एस। हमने बाकी त्रिभुजों को जब बराबर किया तो उसमें हमने अलग अलग तरीके के प्रतिबंध लगाए, एस ए एस आदि, लेकिन यहाँ पे जो है एक और प्रतिबंध होता है आर एच एस। अब इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे अगर कोई भी समकोण त्रिभुज हम ले रहे हैं, ठीक है, ये हमेशा आर एच एस वाला जो प्रतिबंध होता है हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए ही अप्लाई होता है, राइट। हमने यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज बना लिए। पहला हो गया ए बी सी, इसमें कोण बी को समकोणक ले लिए, फिर पी क्यू और आर, इसमें कोण क्यू जो है समकोण मान हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो है कोण बी के बराबर कौन सा है, कोण क्यू है। अब देखिए इसमें क्या है, कोण बी जो है समकोणक मान है, यानी कि कोण बी बराबर कौन सा है, यहाँ पे कोण क्यू है, और दोनों का मान कितना है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पे देखिए ए सी जो है इसको हम कर्ण बोलते हैं, यानी कि इसको एच से हम लोग इंडिकेट करते हैं। ये हो गया ए सी के बराबर, इसमें कौन सा हो गया, पी आर, ये भी कर्ण है, त्रिभुज पी क्यू आर का कर्ण है पी आर, और ए बी सी का कर्ण है ए सी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर कौन सा हो जाएगा, पी आर। फिर हमारा जो है यहाँ पे बेस हो गया, आधार, ये भी एक दूसरे के क्या है, बराबर है, यानी कि बी सी के बराबर कौन सा है, क्यू आर। अब देखिए जब कभी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है समकोण बराबर होगा और एक कर्ण और दूसरा भुजा बराबर हो, तो वहाँ पे हम लोग त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर लिखेंगे, और ये कौन सा प्रतिबंध से होगा, तो आर एच एस से, आर एच एस से। अब हमारा आर का मतलब क्या होता है, जैसे राइट एंगल, यानी कि समकोण जो होता है, समकोण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट एंगल का मतलब हो गया समकोण, ठीक है। समकोण यानी कि एक जो है समकोण बराबर है और दूसरा एच से क्या होता है हमारा, कर्ण, यानी कि दूसरा कर्ण बराबर है, फिर तीसरा एस से हमारा हो जाएगा क्या, साइड, यानी कि तीसरा यहाँ पे भुजा बराबर है, यानी कि राइट एंगल और हाइपोटेनस कर्ण, और यहाँ पे एस यानी साइड, एक भुजा बराबर है, तो हमारा ये प्रतिबंध क्या बन जाता है, आर एच और एस।